हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीजो स्टडी अगेन। सो आज के सेशन में जैसा आपको पता है चैप्टर हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। और जैसे कि इस चैप्टर में हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, दोनों के क्वेश्चंस को क्लब करके मैंने इस सेशन में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगी। एंड इसमें क्या है, आपको एक अप्रोच पता लगेगी क्वेश्चंस को कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पास्ट ईयर नीट में आ चुके हैं, तो एक आपकी प्रैक्टिस भी होगी एंड आपको अप्रोच भी पता चलेगी साइमल्टेनियसली। चलिए देखो स्टूडेंट्स, हम कभी भी बात करें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सबसे पहला क्वेश्चन जो सब बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम हम कितनी बुक से प्रैक्टिस करें। सो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 बुक्स, आप ऑब्जेक्टिव की 3-4 बुक्स आप निकाल रहे हो, उसमें से हर एक में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। जितने भी आप ऑथर्स की बुक उठा लो, 95% जो क्वेश्चंस होंगे वो सेम होंगे, सिर्फ चेंज होगा वो 5% क्वेश्चंस का। अब उन 5% क्वेश्चंस के लिए अगर सपोज करो एक चैप्टर, एक बुक से आप 100 क्वेश्चंस इस चैप्टर के प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अगली बुक्स फिर निकालते हो आप प्रैक्टिस के लिए, उसमें क्या होगा, आपके 5 क्वेश्चंस नए होंगे, बाकी सारे तो वही रिपीटेड होंगे। सो इसीलिए आप एक ही प्रॉपर बुक को, जो एक डिसेंट ऑथर की कोई भी एक बुक को रेफर करिए, उस चीज़ को अच्छे से पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। फिर कोई डाउट आता है ना, आपको पता है हमारे पास डाउट क्लियरिंग एक ऑप्शन होता है वेबसाइट पे, वहाँ जाइए, अपने क्वेश्चन पूछिए, एनी लाइक सिली टू सिलीस्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क अस, राइट। बट वो आपके टॉपिक से कंसर्न होना चाहिए, ऐसे नहीं आप कुछ भी पूछ लो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना इजी क्वेश्चन होता है, पहली बात। दूसरी बात, आजकल मैच द कॉलम्स आपके नीट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सो उस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। मैच द कॉलम्स की प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा करिए, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, एक मैच द कॉलम्स के अंदर अगर 4 ऑप्शंस होते हैं कि आपको मैच करना है, तो वहीं से आपके 4 क्वेश्चन अलग निकल जाते हैं। सो मैच द कॉलम को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए प्रैक्टिस में। वो एक कॉलम से, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें एक इधर कॉलम होगा और दूसरे उधर कॉलम होगा, दोनों को आपको मैचिंग करना होगा, तो क्या होगा, तो ये 4 क्वेश्चन से अलग से आपके तैयार हो जाएंगे। 4 जो क्वेश्चन है, 4 जो ऑप्शन है, सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ, सिर्फ एक फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका ए पॉइंट ठीक है, सिर्फ उसी पे मत फोकस रहिए, उसी पे मत अड़े रहिए कि नहीं अब मैंने पढ़ लिया, मैं बाकी और 3 नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। डोंट डू दैट। बाकी और को भी पढ़िए, तो क्या पता आपको उसमें से भी एक नया क्वेश्चन बन जाए अगली बार। सो क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1 to 4 एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस। सो जहां पर ये लिखा जाता है कि करेक्ट 1, इनकरेक्ट 1, नॉट, इन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो सबसे पहले उसको पेपर के अंदर मार्क कर लो। अदरवाइज क्या होगा, देखो अगर मैं इस करेक्ट के ऊपर इनकरेक्ट लिख दूं, मेरा ऑप्शन बदल जाएगा। यही स्टूडेंट सबसे सिली मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम के अंदर। ऐसा कहीं भी कोई पॉइंट होता है जहां करेक्ट लिखा हो, इनकरेक्ट लिखा हो, नॉट प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट, एक्सेप्शन लिखा हो, उस चीज को डार्क पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि जब आप आंसर ढूंढ रहे हो उसमें आपकी नजर रहे कि भाई यहां मैंने अंडरलाइन किया और ये पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स एक्सेट्रा। सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में बात करी थी ना, यहाँ पे वही पॉइंट डिस्कस हो रहा है। क्या मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये सही पॉइंट है या नहीं? डेफिनेट इट इज अ राइट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट तो हमें ठीक हो ही गया, ठीक मिल गया। एक बार इसके ऑप्शंस पे आओ, तरीका देखो कैसे होता है। ये ऑप्शन ठीक हो गया, ये ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है, ये 2 ऑप्शन तो ठीक हो गए। अब मुझे इनमें से देखना कि बी और डी में से मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक है। बट ऐसे नहीं है कि मुझे किस सेकंड से ही आंसर मिल जाएगा, मैं छोड़ दूंगी कि मैं आगे स्टेप्स नहीं पढ़ रही। सो एक तरीके होते हैं जिसकी वजह से आप प्रोसीड कर सकते हैं इन नीट एग्जाम, ताकि आपको एक अच्छे मार्क्स मिले। सो बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफाइलस एंड मिथाइलोट्रोफस मे बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम मोर प्रोटीन देन द काउस पर डे। पढ़ा था ना हम लोगों ने ये सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया, डायरेक्ट लाइन हम लोगों ने पढ़ी है इसके बारे में, कितने ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन ये प्रोड्यूस करता है, याद है ना। सो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। सो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो राइट। फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, मेरे को आंसर अपना मिल गया, दैट इज आंसर डी। बट मैं यहाँ टिक नहीं करूंगी, मैं बाकी दोनों ऑप्शंस भी देखूंगी। कॉमन बटन मशरूम्स आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। इज दैट विटामिन सी और इट इज प्रोटीन? इट इज प्रोटीन। Of rice varieties, a variety has been developed which is a very rich in calcium. Is that so? Or it was related to some vitamin? It was related to vitamin A. So ये ऑप्शन आपके दोनों हो गए गलत।
जो मुझे पहले ही पता लग गया था, बट एक मुझे इंडिकेशन हो गई, मुझे पढ़ने के बाद मुझे श्योर हो गया कि इस क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसीलिए कहती हूँ सेशंस को अच्छे से पढ़िए, उसको डिटेल में पढ़िए, जो कुछ मैंने बोला गया है, जो कुछ मैंने बोला है सेशन के अंदर, उसको कंटिन्यूसली फॉलो करते जाइए। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। Jaya and Ratna developed from green revolution in India are the varieties of, they are varieties of rice. So they are what? Semi-dwarf varieties. ये जो आपकी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज थी, ये कब इंट्रोड्यूस कराई गई थी? इन ग्रीन रेवोल्यूशन। याद है ना आपको? ग्रीन रेवोल्यूशन जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी, उसमें हमने कुछ वेराइटीज पढ़ी थी आपकी वीट की, कुछ पढ़ी थी राइस की, कुछ पढ़ी थी मिलेट्स की। सो उसमें था ये ऑप्शन करेक्ट। सॉरी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूरी की पूरी लाइन कहाँ से उठाई गई है? आपके एनसीईआरटी से उठाई गई है। होप इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Hemgiri, developed by hybridization and selection for disease resistance against rust pathogen, is a variety of, again, this is a variety of a wheat and it is developed by hybridization method, जिसमें हमने क्या किया है? डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराई है। अब कौन कौन सी डिजीज रेजिस्टेंस होती है? सो दे आर रेजिस्टेंट टू, ये एडिशनली मैं आपको बता रही हूँ, लीफ and stripe rust disease, right, and hill bunt disease. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। So, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? चलिए वो देखते हैं। Consider the following 4 statements 1 to 4 and about organic farming. So, organic farming के बारे में फर्स्ट जो 4 ऑप्शंस हैं हम उसको देखना है। फर्स्ट है utilizes genetically modified crop like BT cotton, right. सो एक्चुअली इसमें क्या होता है? हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज करते हैं। यूज ओनली नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट लाइक कंपोस्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लिखा हुआ है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो एक ऑप्शन है आपका, जो बीटी कॉटन क्रॉप्स है वो क्या होती है? डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। थर्ड ऑप्शन है डू नॉट यूज पेस्टिसाइड्स एंड यूरिया। यस, इसमें पेस्टिसाइड्स और यूरिया कुछ भी यूज नहीं होता। इंस्टेंट मैन्योर एंड कंपोस्ट दे आर यूज्ड। ऐसे कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज नहीं करते। प्रोड्यूसेस वेजिटेबल रिच इन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या ये ऑप्शन कभी हमने पढ़ा था कि ये वाइटामिन्स एंड मिनरल्स को प्रोड्यूस करते हैं? ज़्यादा अमाउंट में ऐसा नहीं था। बेसिकली हमारा मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग इसीलिए हुआ ताकि हम कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज करें। फर्टिलाइजर्स अगर आपको याद होगा, इनका एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है कि अक्यूमुलेट हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर अक्यूमुलेट हो गए तो हमारे अंदर अक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, सो इसीलिए आज के टाइम पे जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक राइस, ऑर्गेनिक वीट एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। दो इस केस में प्रोडक्टिविटी कम होती है, बट एज सच इसमें रेसिडुअल इफेक्ट किसी भी पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर का नहीं होता। ठीक है, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड एंड थर्ड। सो ऑप्शन में देखिए, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड विद। सो अगर आपको याद हो म्यूटेशंस के बारे में बात करी तो म्यूटेशंस में मैंने कहा था म्यूटेशंस आती है आपके म्यूटाजेंस की वजह से। म्यूटाजेंस क्या होते हैं? ये आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं। ये वो रेडिएशंस होते हैं जो वहां से नॉकआउट कर देते हैं
ठीक है। सो ओवरऑल जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है दैट इज बीइंग चेंज्ड। उसकी वजह से क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ जीन विल बी चेंज्ड, चांसेस दैट कि उसकी वजह से एक डिफरेंट वैरायटी ऑब्टेन हो जाए, क्या पता वो डिसीज रेजिस्टेंट हो, क्या पता वो मोर यील्डिंग हो। सो इसमें म्यूटेशंस यूज करी जाती हैं। सो म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड विद इंडोल एसिटिक एसिड, नो, इंडोल एसिटिक एसिड से नहीं करी जाती। नेक्स्ट इज इथाइलिन, इथाइलिन इज अ हार्मोन जो राइपनिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अ गामा रेडिएशन, यस गामा रेडिएशन कैन एक्ट एज अ म्यूटेजन, whereas infrared radiation it causes heating effect. So gamma radiations are what? Gamma radiations are mutagen, are mutagens, right? And these are actually radiations. So because of gamma radiation only आज हमारे पास काफ़ी varieties हैं. For example, wheat के case में today we have is शरबती sonora, right? Other than that हमारे पास sonora 64 variety is also available. Sonora 64 which is a Mexican dwarf wheat, Mexican dwarf wheat, right? So this was the question number 5. Let's move on to the next question. Question number 6. Now breeding of crops with higher level of minerals, vitamins and protein is called as. देखो ब्रीडिंग एक वो मेथड है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, दो अच्छी क्वालिटीज को अक्युमुलेट करना चाहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, किसी एक प्लांट के अंदर और किसी एक पेरेंट हम एक ऐसा चूज करते हैं जिसके अंदर एक अच्छा कैरेक्टर हो, दूसरा हम वो चूज करेंगे जिसमें दूसरा फीचर हो, एंड हम चाहते हैं प्रोजेनी के अंदर दोनों के दोनों मिक्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहें कि एक वैरायटी के पास हाई यील्डिंग जीन है, दूसरी वैरायटी के पास डिसीज रेजिस्टेंस जीन है, मैं चाहती हूँ मेरे पास एक ऐसा सीड बने जो हाई यील्डिंग भी हो और डिसीज रेजिस्टेंट भी हो, मैं क्या फॉलो करूंगी, आई विल फॉलो अ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये हम लोगों को पता है। अब आपको अगर याद होगा सेशन में, तो हमने ब्रीडिंग इसीलिए भी कराई थी ताकि हम प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा सके, ताकि हम विटामिन्स का कंटेंट बढ़ा सके, ताकि हम गुड फैट का कंटेंट बढ़ा सके। तो इसी वजह से इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, बायोफोर्टिफिकेशन। क्या नाम दिया जाता है, बायोफोर्टिफिकेशन। सो बायोफोर्टिफिकेशन इज दैट प्रोसेस of hybridization in which we breeds the crops for the higher level of proteins, vitamins and various kind of minerals. So today we have fortified rice etc. बहुत सारी crop हैं आज हमारे पास। हमने बात करी थी biofortified crops की, जिसमें आपके ये पालक आती है, आपके कैबेजेस आते हैं, आपके बाजरा आते हैं, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Very easy, very direct question. What is the best pH for the soil for the cultivation of plant? जब भी हम कल्टीवेशन के बारे में बात करें, जो आपका pH होना चाहिए that should be slightly acidic। हम एसिडिक की तरफ मूव करते हैं कि वो थोड़ा सा एसिडिक में होना चाहिए। सो इसमें फर्स्ट है आपका 3.4 to 5.4, सेकेंड ऑप्शन है 6.5 to 7.5, थर्ड इज 4.5 to 8.5। करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज फ्रॉम 4.5 to 8.5। और वो डिपेंड भी करता है क्रॉप टू क्रॉप पे भी, बट मेजॉरिटी के केसेस में हम देखते हैं इट शुड नॉट वेरी मच, इतना मिनिमम होना चाहिए, इस रेंज के अंदर उसको फॉल करना चाहिए, दैट इज 4.5 to 8.5। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Which statement is correct about the center of origin of a plant? So, this center of origin of plant is also called as a center of diversity, center of a plant diversity. So, इसमें options देखते हैं, more diversity in variety, yes, we want that, हमारे पास हर तरह की diversity हो, हर तरह की variety हो।
सेकेंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन इज मोर। कहीं मैंने डिस्कस किया था इसमें डोमिनेंट जीन के बारे में, रिसेसिव जीन के बारे में? यहाँ तो नहीं था। यहाँ तो हम कोई प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं जहाँ हमने डोमिनेंट जीन डाला, रिसेसिव जीन डाला। सो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। क्लाइमेटिक कंडीशंस मोर फेवरेबल, नो। हम अपने प्लांट्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो हर तरह के एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अपने आप को ईजिली अडेप्ट कर पाए। क्या हमने कहीं ऐसी बात करी थी कि हम ऐसा एनवायरनमेंट लेकर आएंगे कि वो उससे हमारे प्लांट्स और ज़्यादा उगने लग जाएं? हम उसको तो नहीं चेंज कर सकते। हम किसको चेंज कर सकते हैं? अपने क्रॉप्स को चेंज कर सकते हैं, और वो हमने सक्सेसफुली किया भी। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज ए, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। High milk yielding varieties of the cows are obtained by। Now इसमें अगर हम बात करें high yielding varieties, high milk yielding varieties of cows कैसे करते हैं हम? अगर आपको याद हो, zoology पार्ट में हमने एक सेशन में डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, ऐसी एक मदर, आई मीन टू से ऐसी एक काउ को सिलेक्ट करते हैं जो क्या हो, बहुत सुपीरियर हो इन द टर्म्स ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन, जो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उसको सुपर ओव्यूलेट करते हैं। सुपर ओव्यूलेशन के लिए FSH और LH का इंजेक्शन दिया जाता है उनको, ताकि वो अराउंड 4 to 6 एग प्रोड्यूस करे विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो अगर हम उनकी नॉर्मल साइकिल के बारे में बात करें, जो 21 से 22 दिन में वो इतने एग प्रोड्यूस करती है, तो सुपर ओव्यूलेशन इंजेक्शन की वजह से दे गिव अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स। एग्स जब उसके अंदर प्रोड्यूस हो गए बहुत सारे, उसके बाद हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली उसको इंसेमिनेट कराया जाता है। एक इलाइट बुल इज सिलेक्टेड, उस इलाइट बुल को हम उसके इंसेमिनेट किया जाता है, उसके सेमेन कलेक्ट किया जाता है एंड दैट इज इंसर्टेड इनटू अ फीमेल्स पार्ट। दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। After this artificial insemination, that zygote at that embryo is taken out from the mother's body and transferred to a new mother, and that new mother is called as a surrogate mother. Surrogate mother उस बेबी को कैरी करती है till the development, till the birth of a baby, तब तक उसको कैरी करती है। अब देखो उसमें एक्चुअल मदर का क्या रोल है, उसका रोल होता है कि उसका एग है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है। ऐसे ही बार बार यही प्रोसीजर किया जाता है ताकि कम ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी, ज़्यादा से ज़्यादा काउस को प्रोड्यूस किया जाए, काफ्स को प्रोड्यूस किया जाए विच इज़ ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए है आपका सुपर ओव्यूलेशन, बी है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, 3 है यूसेज ऑफ सरोगेट मदर। क्या इसमें एक भी ऐसा पॉइंट है जो मैंने डिस्कस नहीं किया? सारे पॉइंट डिस्कस करे हैं। सो डी ऑप्शन मुझे ये कहता है ऑल ऑफ अबव, देन वी विल से द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज डी, राइट। सो हमने क्या किया, सुपर ओव्यूलेशन, दैट मीन्स 4 to 6 एग्स आर प्रोड्यूस्ड by the injection of FSH and LH, ठीक है। उसके बाद हमने उसको क्या किया था, उसके बाद हमने उसको सेमेन ऑफ इलाइट बुल is transferred to female reproductive ट्रैक। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट है। सेशन में देखा है चीजें समझ में आएंगी, नहीं देखा गारंटीड है कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। सेशन को देखिए, उस चीज को समझिए, ये ना हो कि आप सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखे जा रहे हो। अच्छा ये क्वेश्चन है, चलो इसमें से प्रैक्टिस कर लेते हैं। कौन देखेगा ये सेशंस? नहीं, सेशंस इंपॉर्टेंट हैं, उस चीज़ पे फोकस करिए। जैसे कि कई चैप्टर्स होते हैं बहुत इजी होते हैं, हम लोगों को पता होते हैं, हम लोगों ने स्कूल्स में पढ़े होते हैं, कोई बात नहीं, मिस कर दीजिए उन सेशंस को, बट बाकी सेशंस को ज़रूर देखिए, तभी आपको पता लगेगा। एंड इनफैक्ट कई बार कई चीज़ें हम जो स्कूल में पढ़ लेते हैं, हमें क्या होता है कोचिंग में उस चीज़ को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होती है। सेशंस में जितना भी दिया गया अप्रोप्रिएट है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए, सो उस चीज़ को देखना मत भूलिएगा। तब आप कंपेयर करना कि आपने क्या पढ़ा था पहले और अब क्या डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू होंगी। सो semen of light bull is transferred to the female reproductive tract. Now what will happen? Embryo formation. Once embryo formation is done, embryo transferred to
transferred to surrogate mother. So for the question number 9, all the options are correct. Let's move on to the next question. Question number 10. Question number 10. Pebrine is a disease of. Direct question, very easy question. So pebrine is actually a disease of a silkworm. Right? कहाँ पढ़ा था हमने? सिल्कवर्म के अंदर, सिल्कवर्म किसमें पढ़ा था? कौन सा कल्चर होता है आपके पास? सेरीकल्चर. सेरीकल्चर में क्या होता है? आप सिल्कवर्म को कल्चर करते हो ताकि हम बहुत सारा सिल्क उनसे प्रोड्यूस कर पाए. मेजर प्रॉब्लम ये आती है, कई बार उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, डिसीज़ हो जाती है, एंड दिस डिसीज़ की वजह से जो ओवरऑल जो क्वालिटी है, जो आपके सिल्क की क्वालिटी है, वो डिटियोरेट होती चली जाती है. सो विच इज़ ऑफ नो यूज़ इफ आई से, राइट. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टुडे सेशन. सब क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए आज के सेशन में, 10 क्वेश्चंस. व्हाट यू हैव टू डू नाउ, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, सेशंस को देखिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, एनसीईआरटी को पढ़ना मत भूलिएगा. एक बार थॉरो हो गया, आपको सेशन में समझ में आ गया. देखो एनसीईआरटी में कई बार लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती. एक बार आपने चीज़ें थॉरो कर ली, समझ में आ गई, सेशंस में पूरा सेशन आपने अच्छे से देख लिया, यहाँ बैठ गया, एक बार एनसीईआरटी और पढ़ लीजिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट कहीं से कुछ भी मिस ना हो जाए, और एक बार जो पढ़ा है वो भी आपका रिवाइज हो जाए. एनसीईआरटी पे ज़रूर फोकस करिए. बार बार मैं चीज़ें रिपीट कर रही हूँ. नीट क्वालिफाई करना है, कुछ करना है तो वो काम कर लीजिए. वो थोड़ा सा टाइम है, उसमें आपको थोड़ी सा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो नेक्स्ट सेशन में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस.